फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं इलास्टिक कांस्टेंट को लेकर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिफरेंट मटेरियल के लिए ड्रॉ करना सीखा था। यहाँ पर जो मैं इलास्टिक कांस्टेंट की बात करने वाला हूँ, किसी बुक्स के अंदर आपको ऐसा दिखेगा कि आपकी अलग चैप्टर अलग है, लेकिन हम लोग इसी के साथ इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसी का एक्सटेंशन पार्ट है। जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को लेके चल रहा था, वहीं से कुछ कांस्टेंट टर्म्स निकल कर आए हुए हैं और इसी टर्म्स के बारे में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। सबसे पहला चीज, इलास्टिक कांस्टेंट होता क्या चीज है। देखिए, जब आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जैसा कि हमको पता होगा यूटीएम टेस्टिंग मशीन है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ है, तो वहां पर हमारा क्या, टेस्टिंग के दौरान जो प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीजें आके निकल कर आती थी, तो वहां पर उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कुछ कांस्टेंट टर्म्स को लाया गया, जिसको हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं। और बेसिकली यहाँ पर इलास्टिक कांस्टेंट अगर टर्म्स को डिफाइन किया जाए तो यहाँ पर 4 तरीके के आपको टर्म्स दिखेंगे, जिसको हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट कैटेगरी के अंदर लेते हैं। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या चीजें, एक आपका होता है डेट इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग ई बोलते हैं। क्या होता है, कहां से आया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी समझते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अलावा एक हमारा होता है डेट इज कॉल्ड शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग सी एन या जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जी लिख रहा हूँ। इसके अलावा बात करें तो एक हमारा बल्क मॉडुलस होता है, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमारे पास पॉइजन रेशियो होता है, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इस वर्ड का नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस चीज के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन अभी आपको खोपड़े के अंदर ये ध्यान रखना है क्या, कि ये जो मैंने इलास्टिक कांस्टेंट को लेके बात किया है, टोटल यहाँ पर 4 इलास्टिक कांस्टेंट है, जिसके बारे में हमको बात करना और स्टडी करना है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ बॉडीज की प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं और उस बॉडीज के बारे में देखते हैं कि उसमें कितने इलास्टिक कांस्टेंट को डिफाइन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो डेफिनेटली देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें होंगी। देखो, एक हमारे पास मटेरियल होता है डेट इज कॉल्ड होमोजीनियस मटेरियल। अब ये होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, अब सुनिए, ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपसे इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को लेकर बात कर रहा हूं, और ये जो मेरे पास प्रॉपर्टीज निकल कर आ रही है, ये प्रॉपर्टीज आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिखेंगे तो आपको कंफ्यूज डेफिनेटली करेगी। होमोजीनियस मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, तो इस बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो अगर ये बॉडी सपोज एक्स डायरेक्शन में अगर मान लीजिए ई प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये सभी के सभी मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में ई प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप देखोगे तो ये बॉडी सभी के सभी जो है वो एक्स डायरेक्शन में, जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सपोज ई है, तो इसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके की बॉडी को बोला जाता है होमोजीनियस मटेरियल। तो होमोजीनियस मटेरियल को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, एट ए गिवन डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी एट ए गिवन डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन आपका फिक्स है। तो होमोजीनियस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, एट अ गिवन डायरेक्शन, एट अ गिवन डायरेक्शन, यहां पर जो आपको डायरेक्शन दिया है उसमें बात कर रहा है, तो एट अ गिवन डायरेक्शन इसमें आपको प्रॉपर्टीज क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। एट अ गिवन डायरेक्शन प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट, ठीक है, एट अ गिवन डायरेक्शन प्रॉपर्टी आर कांस्टेंट यहाँ पर। तो ये आप बोल सकते हो कि कोई भी आपका जो गिवन डायरेक्शन है तो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल है सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एट अ गिवन डायरेक्शन आपका क्या है, हर पॉइंट पे आपकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, प्रॉपर्टी आर कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ये समझ में आया। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड होमोजीनियस प्रॉपर्टी। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा चीजें हमको क्या मिल सकती है, डेट इज कॉल्ड होमोजीनियस के बाद आइसोट्रॉपिक मटेरियल। सेकेंड जो हमारे पास आया हुआ है डेट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो इस चीज को आप समझिए, ये चीजें आपको क्या दिख रही है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो देखो आइसो और ट्रॉपिक,
ट्रॉपिक का मतलब होता है हमारे पास क्या, डायरेक्शन, ठीक है। और आइसो का मतलब आप बोल सकते हो क्या, ऑल, जो कि आपका कांस्टेंट होता है। ये जो ऑल मतलब क्या, आपका कांस्टेंट, मतलब कहीं ना कहीं जो आइसोट्रॉपिक मटेरियल है इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी और इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपका इसके एक डायरेक्शन में अगर आपको प्रॉपर्टी मान लीजिए ई मिलती है, तो इसके सभी डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, ई मिलेगी। किसने भी डायरेक्शन में आप चले जाओ ई मिलेगा। ये हमारा होता है दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के जो एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी होगा वो सभी डायरेक्शन में वही प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। जैसे इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि सपोज हमको मिला E1, तो आप यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, आपको सभी जगह E1 प्रॉपर्टी मिलेगी। इसमें अगर बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपको E2 प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो आप इसमें कहीं भी चले जाओ, आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगा वो आपको E2 ही मिलेगा। मतलब ये जो आइसोट्रॉपिक मटेरियल का सीधा सीधा कहानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अबाउट देखोगे तो यहाँ E प्रॉपर्टी है, यहाँ हमारे पास E1 है, यहाँ हमारे पास E2 है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो ये दोनों को अगर मैं कंबाइन करके ये बोलूँ कि अगर मेरे पास सपोज जो बॉडी है वो मेरे पास होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, तो अच्छा इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या मिल सकता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल में, देखिए एट अ गिवन पॉइंट ऑल डायरेक्शन प्रॉपर्टीज सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, एट अ गिवन पॉइंट, जहां पर आपका पॉइंट गिवन है, जो भी आप कंसिडर कर रहे हो एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज आर, ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज आर सेम, प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो ये चीज आपको समझ में आया। ये जो चीज हमको मिला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। एट ए गिवन पॉइंट प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं। ये होमोजीनियस है, ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। अगर मेरे से ये बोला जाए कि भैया मेरे पास अगर कोई मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल, तो अगर हम लोग इस केस को लेके बात करें तो क्या होगी चीजें होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल में। तो ये अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें मेरा होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक कहने का ये मतलब है कि सपोज मान लो इसके अंदर जो भी आप मॉलिक्यूल, चलो मैं दो ही फिलहाल मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस दो मॉलिक्यूल में कहने का ये मतलब है कि देखो होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, अगर इसका x डायरेक्शन में प्रॉपर्टी E है तो इसका भी E है, ये हमारा होमोजीनियस है। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या, अगर इसका E है तो आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आपको प्रॉपर्टी E ही मिल रहा है, ये जो प्रॉपर्टी E ही मिल रहा है तो ये आपका बन गया आइसोट्रॉपिक। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास जैसे E है, डेफिनेटली यहाँ E है तो आपको क्या होगा, हर डायरेक्शन में आपको जो प्रॉपर्टी दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा, वो E ही दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के अंदर क्या कहानी चल रही है। यहाँ पर जैसा हमने बात किया ये अलग अलग है होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, लेकिन जब आप कंबाइन करोगे और आपका अगर देखें तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आपका जो मैक्सिमम एनालिसिस के अंदर जो एजम्पशन लिया जाता है उसमें यही माना जाता है कि जो बॉडी है वो आपका होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल नेचर्स को शो कर रही है। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज हम लोग देखें तो एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रॉपिक, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल अगर होगा आपका तो ऑर्थोगोनल मटेरियल क्या होगा, ऑर्थोगोनल अगर नेचर का मटेरियल, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये मान लीजिए कि मेरे पास जो अलग मॉलिक्यूल है इसमें आपका ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस को लेके बात कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए क्या हो जाएगा कि अगर आपका सपोज कोई मॉलिक्यूल है मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। कहने का ये मतलब है कि अगर ये x डायरेक्शन में E है तो डेफिनेटली y और z डायरेक्शन में भी आपको प्रॉपर्टी क्या देगा, E देगा। इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल है तो मान लीजिए कि अगर x डायरेक्शन में प्रॉपर्टी E1 दे रहा है तो y और z डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी आपको क्या देगा, E1 देगा। तो ये जो हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्थोगोनल मटेरियल। तो ये हमारे पास होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मटेरियल है। एक और आपने शायद नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो अच्छी बात है, सुने हो तो और अच्छी बात है,
दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी मटेरियल। अच्छा, ऑर्थोगोनल डेफिनेशन में ये तो आपको होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, एट हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे, हर डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी सेम मिलेगा। इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एट एवरी पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन, ये आप लिख सकते हो क्या, प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक है, प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक है, तो ये जो हमको मिला हुआ है होमोजेनियस और आइसोट्रॉपी के लिए। ऑर्थोगोनल मटेरियल के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें आपको ये जो चीज है क्या, परपेंडिकुलर है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये मैंने परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपका ऑर्थोगोनल डायरेक्शन मतलब क्या है, तीन आपके जो एक्सिस है, तो तीनों एक्सिस में आपको क्या दिख जाएगा, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम। क्लियर। एक हमारे पास और मटेरियल होता है, डेट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी मटेरियल। एक जो हमारे पास और होता है, डेट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। अब ये एनिसोट्रॉपिक मटेरियल को हम लोग डिफाइन करना चाहे, अगेन ट्रॉपिक दिख रहा है, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये ऑर्थोगोनल जो मैंने लिखा है, ये ऑर्थोट्रॉपिक बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑर्थोगोनल आपको प्रोडक्शन में यूज होने वाला टर्म्स है। ठीक है, ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर और ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम है। एनिसोट्रॉपी, ट्रॉपी का मतलब फिर से डायरेक्शन, एनिसो का मतलब, एनी मतलब क्या हो रहा है, यूनिक, मतलब हर एक डायरेक्शन में एक यूनिक आपकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी। मतलब इसमें आप बोल सकते हो क्या, आपको हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी दिखेगा। जो एनिसोट्रॉपी की बात हो रही है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको हर डायरेक्शन में क्या होगा, अलग अलग प्रॉपर्टी दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर हमारे पास E है तो यहाँ पर E1 दिखेगा, यहाँ पर E2 दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करोगे तो हो सकता है आपको E3 दिखे, यहाँ पे आपको हो सकता है E4 दिखे, और यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टी दिखेगा वो मान लो आपको क्या दिखेगा, E5। उसी तरीके से लिखने की जरूरत नहीं अलग अलग के लिए। तो ये आपका जो एनिसोट्रॉपी है, मेन जो आप कंफ्यूज होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब ये कि अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है, उसके चारों दिशाओं में आपका जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। ऑर्थोट्रॉपी का मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलावा। तीसरा कंडीशन एनिसोट्रॉपी, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है, उसके हर डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। समझ में आया तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। तो ये हमारे पास कहानी थी। अब आपका बात ये हो रहा है कि हम लोग तो इलास्टिक कांस्टेंट की बात कर रहे थे, इसमें आ गए तो डेफिनेटली अब हमको क्या है, अलग अलग मटेरियल्स के लिए पूछे जाते हैं कि नंबर्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितने होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला चीज, इलास्टिक कांस्टेंट का हम लोग यूज क्यों करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन देने के लिए। अगर मान लीजिए कोई आपकी बॉडी है, उसके अंदर मुझे कुछ टर्म्स को कैलकुलेट करना हो, तो वहां पर मुझे क्या इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, और किस तरीके की बॉडी होगी तो उसमें कितने इलास्टिक कांस्टेंट पड़ेंगे। डेफिनेटली आपको अगर देखा जाए तो मैथ्स के अंदर आप ये देखते होंगे, अगर मेरे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है तो मैं इजिली सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास अगर 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, या मुझे वहां पर क्या मेथड, ट्रायल एरर मेथड लगाते हैं। बिल्कुल यही कहानी यहां पर है कि अगर मेरे पास कुछ बॉडी को मैं अज्यूम कर रहा हूं तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कितने नंबर्स ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहला चीज मैंने यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन दिया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। और होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर मेरे पास अलग अलग मटेरियल है तो उसके लिए नंबर्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट हमारे पास कितने यूज होने वाले हैं। मतलब अलग अलग मटेरियल्स के लिए अगर देखा जाए तो इसमें नंबर्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट हमारे कितने यूज होंगे। तो बात करते हैं इसमें, देखिए क्या होगा, नंबर्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, पहला इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में आप लिखना चाहते हो, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दूसरा चीज अगर इसके बारे में देखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर जो भी हमको अननोन क्वांटिटी है उसको निकालने के लिए हेल्प करता है, और नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली 4 पढ़ने वाले हैं। तो नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो मेरे पास किस किस तरीके के मटेरियल है। एक तो मेरे पास हो सकता है डेट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, एक मेरे पास जो है डेट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल।
दूसरा हमारे पास हो सकता है डेट इज कॉल्ड ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, यही तो होगा। और तीसरा हमारे पास होता है डेट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। अब ये बताइए यहां पर हम लोग ये चीज देख सकते हैं क्या, आइसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक। इसमें हम लोग ये चीज एक समझ सकते हैं क्या कि अगर आपने कोई इलास्टिक कांस्टेंट यूज कर रहे हो तो किसमें ज्यादा लगेगा किसमें कम, क्या आप ये देख के बता सकते हो। जैसे मेरे पास आइसोट्रॉपिक है, ऑर्थोट्रॉपिक है और एनिसोट्रॉपी है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने कितने टर्म्स यूज होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको ये चीज समझ में आएगी क्या कि जैसे मेरे पास आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब एक प्रॉपर्टी निकला तो मेरा बहुत कुछ काम होने वाला है। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल के अंदर जो नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट ये जो आपको मिलता है ना, ये आपको मिलेगा 2, किसमें, आइसोट्रॉपिक के अंदर। ऑर्थोट्रॉपिक के अंदर बोलेंगे तो देखो डेफिनेटली 3 डायरेक्शन में 3 प्रॉपर्टी, इसमें तो सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी था ना, इसमें 3 डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी आएगी, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितने आएंगे, 9। ये जो डेटा लिख रहा हूं दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डेटा, जिसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा अगर बात करते हैं एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी में तो हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी है, मतलब नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट और बढ़ा और बढ़ने के बाद फाइनली पहुंच गया कितना, 21। ये जो मैंने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है डेट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि हमारे पास अगर जिस तरीके के मटेरियल रहेंगे डेफिनेटली हम लोग क्या है उसके लिए उस तरीके के इलास्टिक कांस्टेंट यूज करेंगे। और आपको एक चीज ये समझ में आ रहा होगा, आप जितना ज्यादा इलास्टिक कांस्टेंट यूज करोगे उतना ज्यादा आपका इक्वेशन लेंदी हुआ, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा इक्वेशन को सॉल्व करने में। जो क्वेश्चन 10 मिनट का है वो लग जाएगा, पता चला 5-6 घंटा में एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ गए, और कहीं गलती से अगर 21 अननोन वाले या 21 जो चीजें हैं फाइंड आउट करना पड़ गया तो आप सवेरे से शाम भी बैठ जाओगे तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारे पास जो 21 क्वांटिटी जो अननोन आ रही है वो हमारा निकल के बैठ जाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ, तो इसीलिए हमारा क्या है जो मैक्सिमम बॉडी हम लोग मान के चल रहे हैं सोम के अंदर, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट पूरे, उस सभी के सभी मटेरियल में हम लोग कौन सा असम्पशंस वैलिड रखते हैं, आइसोट्रॉपिक का। ये समझ में आया। ये जो हम लोग है कोई भी अगर आप देखते हैं सोम के अंदर जो भी हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल। रीजन क्या है, अगर आपके पास आइसोट्रॉपिक मटेरियल है तो ये 4 में से अगर आपके पास कोई 2 क्वांटिटी अगर आपके पास नोन है ना तो आप बाकी की क्वांटिटी खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये डेटा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ये तीनों डेटा, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये तीनों डेटा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जो हमने बात किया हुआ है वो इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में कुछ लेकर बात किया हुआ है, नेचर के बारे में कितना नीड चाहिए। अभी इलास्टिक कांस्टेंट कहाँ से आएगा और कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको बाय पार्ट करते हैं क्योंकि अलग अलग चीजें जो निकल कर आई हुई है तो इसमें किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ये जो हमारा इलास्टिक कांस्टेंट है डेफिनेटली जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जैसा हमने रिलेशनशिप को लेके बात किया हुआ है उसी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को हम लोग वहीं से आपका ये 3 कांस्टेंट टर्म्स निकल कर आएंगे। तो देखिए बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट ये है। सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। फर्स्ट जो आपका इलास्टिक कांस्टेंट यहाँ पर जो आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपका जो फर्स्ट आया हुआ है दिस इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसके साथ क्या कहानी है इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा दूसरा चीज ये जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस चीज को आप समझिए, यहां पे मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई बार है और इस बार में हमने जो फोर्स लगाया हुआ है डेफिनेटली ये जो कंडीशंस के लिए बात करें तो यहाँ पे जो बार में फोर्स लगेगा वो आपका कैसा लगेगा नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो इस कंडीशंस पे अगर हमने देखे तो यहाँ पर ये जो आपका अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या बोलता है, ये जो हमारे पास फर्स्ट केस आया हुआ है इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास जो फर्स्ट चीजें हैं इस पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ तो हुक्स लॉ आपका क्या बोलता है दैट इज द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या जो आपका स्ट्रेस है देयर इज अ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
अब हम लोग जैसा स्ट्रेस को लेके बात करें तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हमने लिखा है। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करें सिग्मा, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हमने लिख दिया इक्वल, तो सिग्मा इक्वल टू, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कांस्टेंट आता है और इसको हम लोग बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देयर इज अ ई एंड एप्सिलॉन, ये हमारे पास आया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं ई को डिफाइन करना चाहूँ तो ई इक्वल टू हमारे पास क्या हो सकता है, देयर इज अ ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है ये आपका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस और ये आपका स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम लोग ये ई को डिफाइन कर सकते हैं क्या, जो आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया हुआ है यहाँ पर लिखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो ई है ई इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल समझ में आता है, देयर इज परपेंडिकुलर फोर्स टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये आपका जो स्ट्रेस है ये आपका है नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ये आपका क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और दूसरा चीज अगर मैं बताऊं तो ये जो आपका स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन आपका क्या है, ये आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस आया हुआ है इस केस में आया हुआ है। और स्ट्रेन की बात करेंगे तो जो बॉडी के अंदर आपका क्या है, स्ट्रेन कैसा आएगा, जो भी आपका स्ट्रेन डेवलप हो रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक नॉर्मल स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। क्लियर है यहाँ तक। ये हमको जो मिला हुआ है इलास्टिक कांस्टेंट ई को फाइंड आउट करने के लिए मिला हुआ है। अब मान लीजिए कि जैसा हमारा बॉडी में कहीं नॉर्मल फोर्स लग रहा था जो कि हमने सिग्मा लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि बॉडी के अंदर आपका क्या हो, शियर फोर्स लगे। शियर फोर्स लगने का मतलब बॉडी में कुछ इस तरीके से फोर्स लगेगा। एग्जांपल्स के लिए देखिए, सेकंड केस पे बात करते हैं, हमारे पास जो सेकंड तरीके का आपको इलास्टिक कांस्टेंट मिलेगा वो आपका कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये हमारे पास जो कांस्टेंट आया हुआ है ये हमारे पास सेकंड टर्म्स वाला कांस्टेंट है, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोला जाता है और शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, शियर मॉडुलस, ठीक है, डायरेक्ट शियर मॉडुलस भी बोलते हैं इसको। हम लोग बेसिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से या एन से और आपका जी से। ये तीन तरीके का पैरामीटर है जिससे हम लोग क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए हमारे पास जो सिनारियो हमको दिख रहा है ये जो आपको है दैट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये आपका कहाँ पर अप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा था, मान लीजिए कि सपोज अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास अगर बॉडी है, ये अगर मेरे पास बॉडी है और यहाँ पे ये मेरे पास कोई जैसा सरफेस पे बॉडी और इस पे मेरा अगर फोर्स लगे और मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका फोर्स एक्ट करता है वो आपका एफ एक्ट कर रहा है और ये आपका क्या शियर फोर्स, जिसके कारण बॉडी में क्या है, शियर स्ट्रेस आ रहा है। मतलब ये जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, शियर स्ट्रेस का। जो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस के लिए बॉडी थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो शियर स्ट्रेस के केस में अगर अगेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये जो हमने अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ लिखा हुआ है ये नॉर्मल स्ट्रेस था जो कि स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस था। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, शियर स्ट्रेस, ठीक है। और जो शियर स्ट्रेस है ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो आपका शियर स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको दिखा शियर स्ट्रेन। अब इस चीज को समझिए, जो हमारे पास शियर स्ट्रेस है इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, आपको अगर याद है यहाँ पे अगर बॉडी इस तरीके से अगर आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में क्या है, कोई इस तरीके का डिफॉर्मेशन मिलेगा। हमने शियर स्ट्रेन को लेके आगे भी बात किया हुआ है और ये वाला एंगल होता था फाइव, देयर इज अ शियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शियर स्ट्रेन को, तो शियर स्ट्रेस को हम लोग शियर स्ट्रेन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो इसको हटाने के बाद इक्वल की वैल्यू आएगी और इक्वल की वैल्यू आने के बाद ये तो ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डेफिनेटली आएगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स आएगा देयर इज अ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी एन या जी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी इंटू गामा। ज्यादातर आपको सी और जी ही दिखेगा, तो जी इंटू गामा। तो यहाँ पे अगर मैं जी को डिफाइन करना चाहूँ तो जी इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, टाउ बाई गामा। तो ये जो हमको मिला है जी इक्वल टू टाउ बाई गामा, ये हमको मिला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमको क्या क्या चीजें दिख सकती है यहाँ पर, ये जैसे मैं अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन करूं तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस, और टू द ये आपको क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, क्लियर है यहाँ तक। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमने जो यहाँ पर एक टर्म्स निकाला हुआ है, ये हमने निकाला है किसके लिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए। कब, जब आपकी बॉडी के अंदर शियर फोर्स आ रहा है। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी के अंदर नॉर्मल फोर्स आ रहा है कि बॉडी के अंदर शियर फोर्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हमने ये देखा है, नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। जो स्ट्रेन मैंने लिखा हुआ है ये आपका नॉर्मल स्ट्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो थर्ड पैरामीटर है, अगेन थर्ड कांस्टेंट की अगर बात किया जाए तो ये है आपका क्या, इलास्टिक कांस्टेंट के अंदर होता है, दैट इज द बल्क मॉडुलस। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है। और ये जो बल्क मॉडुलस है इसका थोड़ा सा कंसेप्ट की अगर बात करें तो ये आपका क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक केस में आता है। बल्क मॉडुलस मतलब इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के में आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, ये बेसिकली आपका केस कहां पर दिखेगा, जहां पर आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रोस्टैटिक स्टेट में जाएगी। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में कहने का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए बॉडी, ध्यान रखना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई बॉडी है, और हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बोलने का ये मतलब है क्या कि इसमें जो आप स्ट्रेस देखोगे तो आपका क्या है, तीनों डायरेक्शन में लगेगा और टेंसाइल नेचर में लगेगा या कंप्रेसिव नेचर में लग सकता है, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर। सबसे बड़ी खास बात अगर बोलोगे स्ट्रेस को लेकर तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देखो तीनों डायरेक्शन में आपको जो लग रहा है वो सिग्मा ही लग रहा है, या तो तीनों टेंसाइल होगा या तीनों कंप्रेसिव होगा। तो बल्क मॉडुलस के केस में हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसका जो कंसेप्ट है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड सेम इन नेचर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो हमने बात किया है बल्क मॉडुलस को लेके बात किया है, तो यहाँ पर मैंने बल्क मॉडुलस की जो कहानी आपने देखा होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये आपका इक्वल इन मैग्नीट्यूड और सेम इन नेचर कभी भी, ये इस तरीके का आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखना चाहते हो तो जैसे हमारा क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया, जैसे वाटर हो गया, तो वाटर में अगर आप किसी मॉलिक्यूल को लेकर देखोगे तो क्या है, ये वाटर है, वाटर का अगर मॉलिक्यूल को लेकर देखोगे तो इसमें आपको क्या है, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा और वो आपका स्ट्रेस क्या होगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर भी ये जो आपका एग्जांपल है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, वो भी आपका बल्क मॉडुलस के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जब वॉल्यूम से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं उसको लेके हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका देखिए इस केस में क्या दिखेगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास कंडीशन है इस पर्टिकुलर केस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब आप देखो जो आप फोर्स लगा रहे हो कैसा फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस कैसा है, नॉर्मल है कि शियर है, डेफिनेटली आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ये आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम लोग ये जो मैं लिख रहा हूँ बल्क मॉडुलस के लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेस के कारण आपको जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो कैसा डेवलप हो रहा है, अब देखिए तीनों डायरेक्शन में सेम नेचर में अगर लग रहा है तो डेफिनेटली आपको क्या, वॉल्यूम के अंदर जो भी चेंजेस दिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पर हम इस चीज को लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहाँ पर क्या था आपका, नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रेन है, ये आपका स्ट्रेन कैसा है, ये आपका है नॉर्मल स्ट्रेन, और यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर इस चीज को लेके हम लोग बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास क्या चीजें दिखेंगी, तो ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस तो हमने लिख दिया सिग्मा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हमने लिख दिया एप्सिलॉन ऑफ वी, देयर इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहाँ पर जब आप कांस्टेंट को हटाते हो तो यहाँ पर आपको एक पैरामीटर निकल कर आता है, देयर इज द के विच इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपका बल्क मॉडुलस इनटू आपको क्या मिल गया, एप्सिलॉन ऑफ वी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ के को लेकर तो के को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, सिग्मा ऑफ एन डिवाइड बाई एप्सिलॉन ऑफ वी,
सिग्मा ऑफ एन डिवाइड बाई एप्सिलॉन ऑफ वी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या बल्क मॉडुलस बोला जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हमने इसको लेकर बात किया है, नॉर्मल स्ट्रेस देयर इज द नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर है। तो अभी तक देखिए इसमें जो मैंने पैरामीटर्स को लेके बात की, मैंने बल्क मॉडुलस को लेके बात किया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, अगर मेरा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है तो ये बहुत ही स्पेशल केस है और 2 से 3 बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इफ फ्लूइड्स आर इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, या बॉडी जो भी आपकी हो सकती है, इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। अब ये बताओ, अगर आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हुआ, ठीक है, तो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा तो ये दबेगा ही नहीं। परफेक्टली अगर इनकम्प्रेसिबल मानोगे तो दबेगा ही नहीं। तो अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा, नहीं दबेगा, तो ये बताओ क्या इसके अंदर वॉल्यूम का चेंज होगा? आप किसी बॉडी पे जब स्ट्रेस या फोर्स लगा रहे हो, बॉडी दब ही नहीं रही है, तो उसमें वॉल्यूम का कोई चेंजेस ही नहीं है। तो वॉल्यूम का कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे को क्या मिल जाएगा, 0। और जब मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर मैं 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ K इक्वल टू सिग्मा एन बाई एप्सिलॉन ऑफ V जो आया हुआ है, तो यहाँ से अगर बात करोगे तो ये आपको मिल जाएगा सिग्मा एन बाई 0। और सिग्मा एन बाई 0 1/0 की वैल्यू होगी इन्फिनिटिव, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे बल्क मॉडुलस तो ये आपको क्या दिख गया, इन्फिनिटिव। मतलब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अगेन बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये आपका पूछा जाता है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो आपकी बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बात करूं तो जो हमारा बल्क मॉडुलस निकल कर आता है, K की वैल्यू आपको कितनी निकल कर आएगी, इन्फिनिटिव निकल कर आती है। क्यों? सिग्मा एन बाई 0, और सिग्मा एन बाई 0 तो डेफिनेटली वो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव मिलेगा। समझ रहे हो इस चीज को? आप फ्रेंड्स जरूर इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि इस तरीके के कई क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक, और पूछेगा भी, आने वाले टाइम पे भी पूछेगा, क्योंकि ये जो आपका पार्ट है बड़ा बेहतरीन पार्ट है, ठीक है। इस चीज को अगर आप फिजिकली समझो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये जो इनकम्प्रेसिबिलिटी कहीं ना कहीं बल्क मॉडुलस का अपोजिट होता है, ठीक है। इसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़ा आपने तो हम लोग पढ़ेंगे उस चीज को। तो यहाँ पर जैसे इनकम्प्रेसिबल को लेके बात चल रहा है, तो ये जैसे हमने क्या किया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हमने 0 कर दिया है, तो जब हमने 0 किया है तो K की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इन्फिनिटिव। क्लियर है? तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये सब चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या किया है, इलास्टिक कांस्टेंट टोटल हमारे सिलेबस के अंदर 4 है, जिसमें से मैंने 3 पैरामीटर को लेके बात किया हुआ है। एक मैंने बात किया है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको तब एक्ट करेगा जब आपका नॉर्मल स्ट्रेस बॉडी पे आएगा, ठीक है, और आपका वो जो नॉर्मल स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेन पे जाएगा। शियर स्ट्रेस के केस में अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली शियर स्ट्रेस वाले ही चीजें कंसीडर होंगी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के केस में, और बल्क मॉडुलस के केस में अगर आप जाओगे तो नॉर्मल स्ट्रेस तो लगेगा, लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रेस का स्पेशल केस है जहां पर आपको जितने भी स्ट्रेस लगेंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर। सेम इन नेचर का मतलब समझ में आता है, या तो तीनों टेंसाइल होंगे या तो तीनों कंप्रेसिव होंगे। क्लियर है? तो ये चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ये हमने तीनों पैरामीटर को लेके बात किया हुआ है, और आई होप आपको ये 3 कांस्टेंट की वैल्यू तो जरूर समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिसके बारे में एक चौथा हमारा इलास्टिक कांस्टेंट रह गया है, और ये जो हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट है ये हमारे पास है, कौन सा रह गया है, जो हम लोग 3 पढ़े थे, चौथा अगर बात करोगे तो कौन सा रह गया है, वो म्यू याद है, और इस म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। ये जो हमारे पास म्यू की कहानी है, इस म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। तो एक बार हम लोग समझते हैं इसको कि जो आपका म्यू के लेके बात चल रही है वो क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर म्यू, जो आपका 4th इलास्टिक कांस्टेंट है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो हमारा है दैट इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो, ठीक है, पॉइजन रेशियो। और पॉइजन रेशियो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। अभी आप म्यू देखिए, ये जो हम लोग म्यू को लेके बात कर रहे हैं क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेन को लेके हमने कंसेप्ट समझा हुआ है, मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया हुआ था, ठीक है। आपका स्ट्रेन की क्या कहानी होती है कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और इस पे मान लीजिए हम कुछ इस तरीके का स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो स्ट्रेस लगाने के बाद अगर आप देखोगे तो ये बॉडी के अंदर क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, उसके चलते बॉडी में क्या है, जो चेंजेस होंगे अलोंग द फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब डाया के डायरेक्शन में जो भी चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें
तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो तरीके के स्ट्रेन दिख रहे हैं। एक तो मुझे दिखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको मैं एप्सिलॉन ऑफ एल लिख रहा हूँ, जो आपको कहाँ दिखेगा, लेंथ के अलोंग दिखेगा, और जो डाया के अलोंग दिखेगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डायमेट्रल स्ट्रेन। बस इन्हीं दोनों का जो रेशियो डिफाइन होता है वो हमारा होता है पॉइसन रेशियो। तो म्यू इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, म्यू इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, लैटरल स्ट्रेन। जो म्यू इक्वल टू आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा, लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इस चीज को समझिए, ये बताओ अभी आपका लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल को लेके बात कर रहे हैं, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लेके बात करूं तो इस तरीके से बॉडी खिंचा रही है, यही तो है। लैटरल स्ट्रेन को बात करूं तो इस तरीके से। अब ये बताओ अगर आपका जो लैटरल स्ट्रेन टेंसाइल नेचर का होगा तो लैटरल कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा, ठीक है। अगर आपका ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल नेचर का है तो लैटरल क्या होगा, दबेगा। दूसरा इसका अपोजिट आओ, अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कंप्रेसिव नेचर का होगा तो लैटरल वाला फैलेगा। मतलब डेफिनेटली ये तय बात है कि जो लॉन्गिट्यूडनल और जो आपका मतलब लैटरल और जो लॉन्गिट्यूडनल है, ये दोनों का जो नेचर है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर हमेशा क्या है, माइनस साइन के साथ यूज करते हैं। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हम यूज करते हैं इसको हमेशा माइनस साइन के साथ लेते हैं। माइनस साइन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि अगर आपका लेटरल टेंसाइल नेचर का होगा तो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव होगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल आपका टेंसाइल नेचर का है तो लेटरल आपका कंप्रेसिव होगा। समझ में आ रही चीजें, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने जो बात किया है ये पॉइसन रेशियो को लेकर हमने बात किया हुआ है। अब सुनिए, इसको मैं क्या डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो लैटरल स्ट्रेन क्या होगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, इस चीज को समझिए। तो यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करें लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये लैटरल स्ट्रेन को सम टाइम डायमेट्रल स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये लैटरल जो स्ट्रेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेट्रल स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो इसके लिए अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो लैटरल या डायमेट्रल स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन ऑफ डी, ठीक है, एप्सिलॉन ऑफ डी। और ये आपका क्या होगा, चेंज इन डाया टू द ओरिजिनल डाया। तो मान लो चेंज इन डाया आपके पास क्या मिल रहा है, डेल डी, और ओरिजिनल डाया आपको क्या मिला हुआ है, डी मिला हुआ है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए, तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग लेके बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो ये हमारे पास एप्सिलॉन ऑफ एल है, और ये हमको क्या दिखेगा, डेल एल बाई एल। ये हमको दिखेगा क्या, एप्सिलॉन एल, जो हमारा क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिखा हुआ है। अब आप इसको उठा के रखिए तो म्यू इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर माइनस साइन तो आना ही है। लैटरल की बात करेंगे तो ये हमको दिखेगा क्या, डेल डी बाई डी टू द, यहाँ पे अगर बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए तो ये हमको क्या मिलेगा, डेल एल बाई एल। कहानी कुछ समझ में आया। ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में ये अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा क्या, यहाँ पर ये आपका लैटरल स्ट्रेन है और ये आपका क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को लेके हमने जो बात किया है ये हमारे पास क्या मिला हुआ है, देयर इज अ पॉइसन रेशियो। अब सुनिए, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, और जो एग्जाम्स में ऑप्शंस आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ क्या कंडीशंस है गलत होने की। देखो समटाइम्स अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस के अंदर आपको जो ऑप्शंस मिलेगा उसमें माइनस नहीं रहेगा, केवल इसी से खिलेगा, ठीक है, इसको ऊपर उसको नीचे जो भी आप करें। लेकिन निगेटिव अगर साइन नहीं रहेगा तो एकदम कसम खा के नहीं जाना है कि हमको निगेटिव मिलेगा तभी हम टिक करेंगे, अदरवाइज टिक नहीं करेंगे। ये कहानी आपको नहीं करना है। दूसरा चीज, समटाइम्स आपको ऐसा भी ऑप्शंस है, एक आपको निगेटिव साइड में देगा और एक साइड ऐसा होगा कि आपको निगेटिव साइन ना दे। तो डेफिनेटली अगर आपको निगेटिव साइन देगा तो लीगली आप देखोगे तो बिल्कुल आपको निगेटिव साइन के साथ ही होना चाहिए। और ये ऑप्शन अगर आपको दिखेगा तो आपका प्राइमरी मोटो है, इसको टिक करना है। सॉरी, लेकिन समटाइम्स ऐसा हुआ है कि आपको नेगेटिव साइन नहीं देता है, और जब आपको नेगेटिव साइन नहीं देगा ना उस केस में आपको फिर डेल डी मतलब विदाउट नेगेटिव साइन कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की कहानी आई हुई है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि म्यू के बारे में काफी सारी चीजें पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो इसको हम लोग समझते हैं कि जो म्यू है, इस म्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है और इसका मतलब क्या है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर जैसे हम लोग बात करें किसी भी बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप इस पे क्या है स्ट्रेन लगाने की कोशिश कर रहे हो तो इसका डाया चेंज ना हो।
अगर आपकी बॉडी क्या है बहुत ज्यादा हार्ड हो तो उस कंडीशन में क्या आप कितना भी फोर्स लगाओ इसका डाया चेंज ही नहीं होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, देखो म्यू इक्वल टू जो हमको कहानी मिली हुई है माइनस ऑफ क्या मिला हुआ है, देखो डेल डी बाई डी ये तो हमको मिला हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेल एल बाई एल, तो यहाँ पर आपको मिला हुआ है डेल एल बाई एल, ये हमको मिला हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुल मिला के अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि जो लेटरल स्ट्रेन है वो आपको जीरो मिले इफ, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन डेल डी बाई डी इक्वल टू जीरो, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पे बात करोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, लेटरल स्ट्रेन। तो अगर आपको लेटरल स्ट्रेन इस कंडीशंस पे अगर आपको जीरो मिल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये जो आपको म्यू दिख रहा है म्यू इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा जीरो। ये आपको जो म्यू दिख रहा है वो कितना दिखेगा, जीरो दिखेगा। तो ये पहला चीज मुझे एक चीज समझ में आया क्या, कि जो म्यू है इसकी वैल्यू जीरो जा सकती है। अच्छा, जहां तक माइनस की बात है, माइनस वाला फैक्टर तो खैर जीरो के साथ हो गया, लेकिन सपोज मान लीजिए 0.2 आता है तो माइनस के साथ 0.2 हो सकता है, ठीक है। अब बात है कि देखिए मैंने आपको अभी इस वीडियो में म्यू की मिनिमम वैल्यू आपको डिफाइन करना बता दी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आइए, उसमें मैं आपको पूरा प्रूफ करके बताऊंगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है। हालांकि आपने सुन जरूर रखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि 0.5 तक जाती है, लेकिन कैसे जाती है, वो वैल्यू कहाँ से निकल कर आती है, उस चीज के बारे में आगे बात करूंगा। और उसके बाद हम लोग म्यू के एक रेंज के बारे में बात करेंगे कि इस म्यू का रेंज हमारे पास कितना जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमने बात किया हुआ है 4 इलास्टिक कांस्टेंट, तो सबसे पहले हमने देखा था क्या कि जो हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉडी का जो अलग अलग टाइप्स के जो बॉडी है उसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस, और उसके बाद हमने कुछ नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फाइंड आउट किया था। अगर आपका मान लीजिए कि होमोजीनियस आपका आइसोट्रोपिक बॉडी है, ऑर्थोट्रोपिक है, और आपका अगर एनिसोट्रोपी है, और उसके बाद हमने क्या देखा हुआ है कि ये हमारा पॉइसन रेशियो की कहानी, 4 तरीके के जो कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट आया था, एक इलास्टिक कांस्टेंट, फिर आपका शियर मॉडुलस, फिर आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और नेक्स्ट जो आपका निकल कर आया है पॉइसन रेशियो, ठीक है। ये सब जो 4 कांस्टेंट है इसका आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। देखिए अभी हमने इस इलास्टिक कांस्टेंट को अलग अलग पढ़ा है, अब हम लोग इसके रिलेशनशिप को लेकर बात करेंगे कि इसके रिलेशनशिप क्या निकल कर आता है, और वहां से हमारे फिर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।